ओके, आज हमने पढ़ना है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो आप लोग पहले टर्म पढ़ते आए हैं बॉन्ड एनर्जी, ये तो पढ़ी होगी आप लोगों ने। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़ने की जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम बातें, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर कोवलेंट कंपाउंड, सिर्फ ये फर्क है। जैसे कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो वहां पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड एनर्जी, ये वर्ड यूज है फॉर कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वहां जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्रिस्टल लेटिस पढ़ा था, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड पता है आपको, शेयरिंग से बनता है, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करने से बनता है। तो ये सारी चीजें, अगर हम आयनिक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यानी किसी आयनिक कंपाउंड को अगर आप तोड़ रहे, सपोज आप NaCl को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी NaCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। और अगर आप किसी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, जैसे वाटर के अंदर आप चाहते हैं वाटर ये चला HCl, आप चाहते हैं HCl का ये बॉन्ड तोड़ दें, तो अब HCl कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। अगर आप ये बॉन्ड को तोड़ने के जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। दोनों बातें सेम है, सिर्फ फर्क है लेटेस्ट एनर्जी का टर्म इस्तेमाल होती है फॉर द आयनिक बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी टर्म इस्तेमाल होती है फॉर द कोवलेंट बॉन्ड। लेटेस्ट एनर्जी बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम बात है। आगे समझ के बाद, ठीक है, दोनों में डिफरेंस लेटेस्ट नॉलेज में। अच्छा, अब हमने पढ़ना है सिर्फ लेटेस्ट एनर्जी को पढ़ना है, क्योंकि हम हमारे पास जो सॉलिड होते हैं मोस्टली सॉलिड आपके पास आयनिक होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, एनर्जी, इसको हम दो टर्म पढ़ते हैं, कैसे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड, ठीक है, टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के जो एनर्जी रिक्वायर होती है आयनिक बॉन्ड। या आप कह रहे हैं टू ब्रेक, एक और जो सही स्पेसिफिक टर्म वो ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ, क्योंकि आपने एक टाइम पे एक आयनिक बॉन्ड को नहीं तोड़े होते, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखिए आपने क्रिस्टल लैटिस बनाया है, ठीक है। अब आप जब हीट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो तमाम बॉन्ड को इक्वल एनर्जी मिलेगी, तमाम बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम 1 मोल लें क्रिस्टल लैटिस का, तो उसके तमाम आयनिक बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी रिक्वायर होती है लेटेस्ट एनर्जी। जैसे यहाँ पे NaCl की दी हुई है, NaCl को हम तोड़ते हैं, हम NaCl का 1 मोल लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, हम आयन अलग करते हैं। जब तोड़ेंगे तो आयन भी अलग होंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल आयन से बना होता है। तो आप पास कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, डेल H इक्वल टू प्लस 787 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो आपको इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है, इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी हम इन टर्म ऑफ पढ़ते हैं एनर्जी रिक्वायर, और एक इसकी और डेफिनेशन, इसकी एक और डेफिनेशन ये होती है लैटिस एनर्जी की, एनर्जी रिलीज when 1 mole of crystal lattice is formed from बेटा किसी को ऐड नहीं कर सकती, मैंने कहा था 10-5 के बाद मैं किसी को इंटर नहीं करूंगी, ऐड नहीं करूंगी। उसके बाद क्या है बेटा, अच्छा अब देखिए दो डेफिनेशन, एक मैंने कहा ये है और दूसरी ये। अब दोनों में क्या फर्क है, वो मैंने कहा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस को तोड़कर उससे आयन बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। या इसको हम एक और इन टर्म किस साथ पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी रिलीज। कब एनर्जी रिलीज हो, व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज फॉर्म, जब 1 मोल क्रिस्टल लेटिस बने, कहां से बने, फ्रॉम आयंस। जैसे कि सपोज मैं अब NaCl, पहले मैंने NaCl को तोड़ा है,
अब मैं NaCl को, अच्छा वीडियो ब्लर आ रही है, पहले मैंने NaCl को तोड़ा है, अब मैं NaCl को बना रही हूँ। कहाँ से बना रही हूँ? मैंने क्या, when 1 mole of crystal lattice is formed from ions, मैं ions लेंगे, ठीक है, और क्या किए हैं मैंने, ओके तो मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस बनाया है। जब मैं आइंस को जो क्रिस्टल लेटिस बनाऊंगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि सॉरी वहां एनर्जी रिलीज होगी, रिक्वायर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आइंस होते हैं उनके पास हाई एनर्जी होती है। जब आयन मिलते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी वहां से हमेशा रिलीज होती है। बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ते वक्त आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी NaCl क्रिस्टल टूटते वक्त, बनते वक्त, उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी यूज हुई थी NaCl क्रिस्टल टूटते वक्त, उतनी एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिलीज होगी NaCl का क्रिस्टल बनते वक्त। ठीक है, तो आप दोनों टर्म कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज when 1 mole of crystal lattice form and energy required when 1 mole of crystal lattice is broken down या broken down। अब बाकी वाली बात समझ, ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई वाली दो डेफिनेशन। अच्छा अब देखें, जिनका आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर NaCl की बात करते हैं, उसकी इतनी हाई एनर्जी क्यों है, 787 इज वेरी हाई एनर्जी। क्यों? क्योंकि NaCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वजह क्या है? सोडियम आयन का साइज छोटा है, जितना कैट आयन का साइज स्मॉल होगा, जितना क्या बोला मैंने, कैट आयन का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल कैट आयन साइज एंड हाई चार्ज। ठीक है, कैटायन साइज क्या होगा, स्मॉल हो, और चार्ज वहां पे क्या हो, हाई हो, उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी आपको हाई एनर्जी रिक्वायर होगी उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दैट इज व्हाई आयनिक लेटेस्ट एनर्जी इज डिफरेंट। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा ही होती है, लेकिन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है। जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, कैटायन का साइज मैंने क्या किया, स्मॉल हो और हाई चार्ज हो, और एनायन का साइज क्या हो, लार्ज हो, तो फिर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अब मुझे बताएं कि समझ आ गई है? किस किस में आया, समझ आ गई है? जी ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये हो गया, हमने आयनिक बॉन्ड, कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा और जितना उस पर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और एनाइन का जितना साइज बड़ा होगा उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे NaCl देखिए यहाँ पे अपने ग्रुप का ये सेकंड मेंबर, लिथियम के बाद सोडियम आता है, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, तो इसका साइज छोटा होता है सोडियम का। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा, जितना उस पर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ज्यादा एनर्जी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब उसके बाद हमारा डिफरेंस है पढ़ना हम लोगों ने बिटवीन आयनिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। वैसे अभी अगर आपको मैंने लेटेस्ट एनर्जी का डिफरेंस बताया तो यहाँ पे बड़ा ही आसान आयनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड में भी डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था बेटा इस टॉपिक, इसके बाद कौन सॉलिड्स हैं, आयनिक और कोवलेंट के बाद? मॉलिक्यूलर और मेटालिक है, या मॉलिक्यूलर और कोवलेंट, मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट भी इसके बाद है। तो मुझे बता अगला टॉपिक क्या है, पहले ये पढ़ ले उसके बाद।
अच्छा, आयनिक सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो अभी से पढ़ा था आप लोगों ने ना जी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मेथड। जिस तरह अभी आपने पढ़ा था लेटेस्ट एनर्जी वाला, मैंने कहा था वो टर्म इस्तेमाल होती है फॉर आयनिक सॉलिड। और उसके बाद फिर मैंने कहा था कोवलेंट, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा उनकी टर्म इस्तेमाल होती है बॉन्ड एनर्जी। वही कहानी कह रही हूँ कि आपने पहले आपको तो काफी हद तक पढ़ चुकी हैं। आयनिक सॉलिड कौन से होंगे? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, या मैं लिख देती हूँ सॉलिड्स इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब ये मैं सिंपल समझाने के लिए वर्डिंग लिखती हूँ, अपनी यही वर्डिंग कॉपी नहीं करनी होती। उसके बाद क्या है? कोवलेंट सॉलिड क्या है? उसके बाद कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स इन विच कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल कैसे हो गया? ठीक है, हो गया है। जितने बेटा मेटल्स के साल्ट होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के मिलने से हमेशा आयनिक बॉन्ड बनते हैं। मैंने एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल। जितने मेटल्स के साल्ट होते हैं, जैसे NaCl हो गया है, KCl हो गया है, इसके अलावा आप मैग्नीशियम का सल्फेट कर लें, MgSO4 कर लें, ठीक है, कोई भी साल्ट ले लें, दीज आर साल्ट्स आर आयनिक। ठीक है, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं। अगर हम कोवलेंट सॉलिड की बात करते हैं, तो कोवलेंट सॉलिड जो कि आपस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, वो आपस कौन कौन से हैं? डायमंड। अगर डायमंड देखें तो डायमंड किससे बना होता है? कार्बन कार्बन से, सिर्फ कार्बन से बना होता है। ठीक है, तमाम कार्बन की एटम होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के जो एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायमंड हो गया। इसके बाद ग्रेफाइट पढ़ते हैं आप लोग। इन सब में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? सेकंड लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन पॉइंट लिखा हुआ, फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब आपको सब पता है अनेक कंपाउंड कैसे बनते हैं। पहले बनता है कैटाइन। कैटाइन कैसे बनता है? जैसे मेटल है, हम NaCl बना रहे हैं, पहले मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, क्या बन जाएगी? M+1, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम से सोडियम का कैटाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर क्लोरीन वो वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगी जो सोडियम ने निकाला था, क्या बनेगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज शो करता है एक इलेक्ट्रॉन लिया है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है इलेक्ट्रॉन क्या किया है उसने, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने दिया है। ठीक है, तो हम कैसे कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। ठीक है, फिर क्या होगा? कैटाइन, आप ये कैटाइन और N9 आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? आयनिक कंपाउंड बना देंगे। यानी दिस द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन टू अ नेगेटिव आयन, टू अ कैटाइन, टू अ एटम, टू अदर एटम। सो कैटाइन बाद में बनते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से। ठीक है, तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जब क्या होते हैं? अब दो तरह के कुछ में, जैसे अब डायमंड, ग्रेफाइट, ये इन्हें कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल, जिसे आप बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे कोवलेंट क्रिस्टल हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे डायमंड हो गया है, ठीक है, या लिखा है सिलिकॉन कार्बाइड। अब इनके लार्ज चेन होते हैं, इनके अंदर 2 3 4 5 ऐसे नहीं होते, बल्कि इनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन के एटम होते हैं। इन्हें जॉइंट मॉलिक्यूल कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? इसके अंदर दूसरी टाइप हमारे पास क्या है? एक तो जॉइंट हो गया, सेकंड हमारे पास की टाइप क्या है कोवलेंट की? हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जिनमें 3 4 एटम, जैसे कह लेंगे थोड़े से एटम मिलते हैं और क्या बनाते हैं? इतने लार्ज मॉलिक्यूल नहीं बनाते। जैसे कि हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, अब ग्रेफाइट में इतनी लंबी चेन नहीं होती, इतनी लॉन्ग चेन नहीं हो, जैसे कि हमारे पास किस में है? डायमंड में है।
अब ग्रेफाइट में क्या होता है, बताया था ग्रेफाइट में सारे जो कार्बन होते हैं वो लेयर्स में होते हैं। क्या था मैंने बोले, लेयर्स में होते हैं, जबकि डायमंड के अंदर ऐसे लेयर्स की अरेंजमेंट नहीं होती, डायमंड में वो 3 डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। जबकि वो होंगे ग्रेफाइट में क्या होते हैं, लेयर्स में होते हैं, यानी पहले एक कार्बन की लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और ये लेयर आपस में क्या होती है, इंटर कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो हमारे क्या क्या कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक जाइंट मॉलिक्यूल जैसे डायमंड ग्रेफाइट, और दूसरे हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल इतनी स्ट्रॉन्ग या इतने आप कह लें कि नेटवर्क नहीं होता बॉन्डिंग का, इतने लंबे मॉलिक्यूल जैसे कि ग्रेफाइट हो गया। अब ग्रेफाइट की एक अच्छी एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट में